क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम रिसर्च एंड एप्टीट्यूड में स्टैटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले सभी के लिए जरूरी सूचना है कि जिसको भी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आप क्रांति कुंज गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस ली जाती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, रिवीजन के लिए क्लासेस चलती हैं। हर एक हफ्ते का जो लास्ट दिन होता है उसमें आपका रिवीजन करवाया जाता है, पूरे जो वीक में पढ़ाया है उसका। और फिर आपका प्रोग्रेस भी रिपोर्ट देखी जाती है कि कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। जो भी नोट्स से हम पढ़ाएंगे उसके आपकी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं। और लास्ट में जब एग्जाम टाइम आएगा तो मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जिसको भी और अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में, कोर्स के बारे में, तो वो जो नंबर दिया है नीचे, इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप जो भी आपकी शंका है उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो पहली चीज, स्टैटिक्स क्या होता है? सांख्यिकी की इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। कि डेटा को कलेक्ट करने का क्या विज्ञान है, उसको ऑर्गेनाइज करने का क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें कौन से मेथड्स आते हैं, उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है उस डेटा का, और एनालाइज करने के बाद उसको हम खुद से कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको, और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं स्टैटिक्स के। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन, जो भी रिसर्च हमने किया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पीछे किया था, कि जो भी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, उसका वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है उसको सिंपल भाषा में, तो वो कैटेगरी इसमें आ जाएगी। और फिर दूसरा है इन्फेरेंशियल, यानी कि जब आप अपनी खुद की परसेप्शन लगाते हो कि थोड़ा सा डाटा आपके पास है और उसके हिसाब से आप फ्यूचर के लिए अनुमान लगाते हो कि ऐसी प्रिडिक्शन इसमें हो सकती है, तो वो आ जाएगी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो पहला डिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या होगा, आपको दो चीजें याद रखनी है इसमें, कि समराइज होगा डाटा इसमें और ऑर्गेनाइज होगा। कि जो भी आपने एक पूरी लंबी चौड़ी थीसिस लिखी है या फिर लंबी चौड़ी जो रिसर्च की है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की है उसमें, तो उसके डेटा को क्या करना है, अब समराइज करना है, कम शब्दों में लिखना है उसको, और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तरीके क्या क्या हैं इसके? तो तीन मेथड्स इसमें लिए जाते हैं। पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और तीसरा है डेटा विजुअलाइजेशन। पहले इनको समझ लेते हैं, ये चीज है क्या, कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डिस्पर्जन क्या है, और डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा की डेटा को आप बस देखोगे विजुअल, ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और टेबल्स के माध्यम से। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। कि जैसे ये कोई एक संख्या दी हुई है, कि मान लिया 10 स्टूडेंट्स किसी क्लास में थे, या फिर स्टूडेंट्स को आप अपनी मर्जी से बता सकते हो, उनका एक टेस्ट लिया गया क्लास में, और उन स्टूडेंट्स ने 10 में से कितने नंबर स्कोर किए। किसी ने किए हैं, इसने किए हैं 4, इसने नंबर लिए हैं 6, इसके नंबर आए हैं 2 10 में से, इसके हो जाएंगे 8, और इसके हैं 7, और इसके हैं 3 नंबर। ठीक है। तो पहले इसी ग्राफ की हम बात करेंगे। तो ये अलग अलग उनके स्कोर कार्ड आ गए हैं। अब कोई आपसे पूछे कि इस क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं, तो आप ऐसे इस चीज को डिस्क्राइब नहीं करोगे कि ए स्टूडेंट जो है, 6 स्टूडेंट लिए गए हैं, 6 स्टूडेंट का डाटा इसमें लिया गया है, तो ए स्टूडेंट के 10 में से 4 आए हैं, बी स्टूडेंट के 6 आए हैं, सी के 2 आए हैं, डी के 8 आए हैं, ई के 7 आए हैं, और एफ के 3 मार्क्स इसमें आए हैं टेस्ट में। ठीक है, एक तो तरीका होता है ये। और दूसरा तरीका क्या होता है, कि लगभग इतने स्कोर इस क्लास के बच्चे कर लेते हैं, यानी कि जनरल आप उस रिजल्ट को कर दो, तो वो एक तो वो चीज आ जाएगी, और उसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अब निकालते कैसे हैं? तो इसके तीन माध्यम पीछे बताए हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन तो वही है जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं एवरेज।
इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल सम अपॉन में नंबर, संख्या कितनी है। तो इनका सम जब करेंगे तो 4 और 6 10, और 2 12, 8 20, 27 और 3 30। 30 नंबर इनके कंबाइंड है, सबके मिला के जोड़ हो गया इसका। और टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 6, तो ये आ जाएगा 5। तो मीन क्या आ गया इसका? 5। अब कोई आपसे पूछे मीन के माध्यम से कि अब बताइए कि ये जो क्लास है इसमें बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं, तो आप बताएंगे कि लगभग इनके 5, 10 में से 5 तो स्कोर कर ही लेते हैं, एवरेज मार्क्स इनके। ठीक है। फिर दूसरा है मीडियन। मीडियन का मतलब है बीच की संख्या। बीच की संख्या कैसे? कि जब इनको हम पूरा एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं कि सबसे कम वाला पहले और सबसे जो ज्यादा वाला है वो बाद में, ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे तो पहले नंबर पे 2, फिर 3 मार्क्स आ गए, फिर 4, और फिर 4 के बाद 6, फिर 7 और फिर 8। इस तरह एक पूरी सीक्वेंस आपको दे दी है, अरेंज कर लिया आपने इस डेटा को। फिर इसमें हम बीच का नंबर देखते हैं कि सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आती है। तो इसमें बीच का देखेंगे तो क्योंकि ये इवन संख्या है, यानी कि 6 स्टूडेंट्स लिए गए हैं। अगर 7 होता मान लिया, यहाँ इसको बता देते हैं कि मान लिया 7 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका मीडियन निकालना होता तो 3 आप ऊपर वाले छोड़ देते, 3 नीचे वाले छोड़ देते, और बीच वाला 4 इसका मीडियन आ जाता। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप ओड संख्या में क्या दिया हुआ, विषम संख्या में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर डेटा आपको ओड नंबर्स में दिया हुआ है। अगर इवन नंबर्स में दिया है तो आप क्या करेंगे, जो मिड के 2 नंबर हैं, यानी कि ऊपर वाले 2 छोड़ देंगे और नीचे वाले 2 छोड़ देंगे, और बीच वाला जो 2 संख्याएं दी हैं इनको ऐड करके इनका मीन निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो 6 + 4, अब चूंकि संख्या 2 है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 10/2 = 5। तो 5 इसका मीडियन आ जाएगा। तो ये हो गया इसका मीडियन। अब थर्ड आता है इसमें मोड, कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। कि जैसे यही डाटा था, तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, ठीक है, तो इसका हम मोड नहीं निकाल सकते। अब अगर यही संख्या होती 2 2, यहाँ से शुरुआत होती इसकी, 3 4 5 6 7, तो अगर इसका मोड निकालना होता तो इसका मोड सीधा सीधा 2 आ जाता, क्योंकि ये दो संख्या 2 ही बार रिपीट हुई है, तो ये 2 इसका मोड हो जाता। अब चूंकि इसमें ये पता नहीं लग रहा है, तो हम दूसरा वाला जो ग्राफ है इससे आप इसको समझ जाएंगे कि जो ए स्टूडेंट है, दूसरा टेस्ट लिया गया उसमें इसके 5 नंबर आए, बी के भी 5 नंबर आए, सी के भी 5 नंबर, डी के भी 5, ई के 4 नंबर, और एफ के 6 नंबर इसमें आए। तो 5 नंबर 4 बच्चों के आ गए हैं, यानी कि इसमें जो मोड है वो 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के 3 मेथड्स, 3 तरीके। फिर है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होगा? इसके बहुत सारे तरीके आते हैं इसको मेजर करने के, 5 है तो इसका हो जाएगा, यानी कि एक कम है -1। फिर 6 का एक ज्यादा है तो +1। 5 से 3 कम है, सी के मार्क्स तो -3, और डी के मार्क्स 3 ज्यादा हैं तो +3, और 2 ज्यादा हैं अगले में तो +2, और 2 कम है तो -2। तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी हम इनका सम करेंगे, जब भी इनको जोड़ेंगे, जो हमने वेरिएबिलिटी निकाली है, जब भी इनका टोटल करेंगे हम पूरे डेटा का, तो ये ऑलवेज 0 आएगा। अब इनको ऐड करके देख लो, -1 + 1 ये कैंसिल हो गया, -3 + 3 ये कैंसिल हो गया, +2 - 2 ये भी कैंसिल हो गया। तो जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है ये, इसका सम ऑलवेज 0 रहेगा। तो ये था इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं हम। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के आपके 3 तरीके हो गए, मीन, मीडियन और मोड। दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी कि कितना डिस्पर्स है, वो कितना दूर है एक कॉमन जो वैल्यू आई है, जो हमारा मीन आया है उससे। तो इसको निकालने के लिए रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड
डेविएशन है। इसके आपको नाम याद रखने हैं। फिर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे उस इमेज में ग्राफ बना हुआ था, चार्ट भी बना सकते हैं हम और टेबल भी बना सकते हैं। अब एग्जांपल्स क्या क्या हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के, कि फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, और अगर एवरेज निकालनी है तो आप सेंट्रल टेंडेंसी को इसमें मेजर करेंगे, यानी कि इसमें मीन को निकालेंगे। फिर क्रिएटिंग ए सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट फॉर कंपनी एम्प्लॉयज, यानी कि इसमें क्या करेंगे, अब चार्ट बनाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल आ जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन का। तो इस तरह आपको इसमें करना है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी। तो सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन आर टू मेजर्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू समराइज डेटा। ये डेटा को समराइज करने के काम आते हैं। ठीक है, कैसे, कि यहाँ पे आपको 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग दिए थे, आपने इसको समराइज कर दिया, छोटी इकाई कर दी उस डेटा की, और उनको बता दिया कि एवरेज इनके मार्क्स 5 आते हैं। तो आपने 5 बोला और पूरी क्लास का उसमें आपका डाटा शामिल हो गया। तो समराइज हो गया डाटा। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शोज वेयर द सेंटर ऑफ डाटा सेट इज लोकेटेड, कि जो भी आपको एक डेटा सेट दिया गया है, इसका सेंटर कहाँ पे है, केंद्र बिंदु इसका कहाँ पे है। अब दो चीजें आती है इसमें, एक होगा डेटा सेट। सेट तो हो जाएगा पूरा, जितना मान लिया आपने सैंपल लिया, सैंपल में 10 स्टूडेंट्स थे, 20 से थे, 30 थे, सबका अलग अलग डेटा, और उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ, इसको बोल देते हैं डेटा सेट। और एक होता है डेटा यूनिट। डेटा यूनिट होगी कि ये जो 2 स्टूडेंट्स लिए थे, इसमें से एक ए स्टूडेंट का कितने मार्क्स थे, बी के कितने थे, ये अलग अलग जो वैल्यूज हो जाएंगी, इनको बोलेंगे डेटा यूनिट्स। ठीक है। फिर आगे लिखा है मेजर ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन कितना वो वेरी करता है, ये क्या शो करता है, कि कितना डेविएटेड है या फिर कितना डिस्पर्ज है वो डाटा वैल्यू, जो उसकी सेंटर है उससे कितना डिस्पर्ज है, कितना दूर है अमंग डाटा वैल्यूज, और हाउ फार अपार्ट डेटा पॉइंट्स लाई फ्रॉम ईच अदर। फिर जो पॉइंट मैंने बताया था कि द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन, अगर मीन से वो डेविएशन हम निकाल रहे हैं तो वो ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है। अब आगे जो मेन, मीडियन और मोड है, इसके डेफिनेशन दी हुई है। जो मेन निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैंने बता दिया आपको, जो एवरेज का फॉर्मूला होगा, और इसके सिंबल होते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, और इसको बोलते हैं एक्स का बार। ये एक्स के ऊपर बार है ऐसे। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन ए डाटा सेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सिंपल है। फिर मोड है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है, मतलब जो बार बार रिपीट हुई है, या फिर एक से ज्यादा बार जो वैल्यू आई है। ठीक है। अब कोई डेटा है, इसमें ये हो गया कि ऐसे मार्क्स दिए गए थे, तो अब इसमें मोड क्या आ जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट इसने पूछा है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी होगी। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है 3 वाली संख्या, तो यानी कि 3 इसका मोड आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, कि जो मिडिल वैल्यू होगी, कि जैसे मान लिया यही संख्या लिखी हुई है, तो हमने क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज कर लिया, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 3 आप ऊपर वाली छोड़ दो, 3 नीचे वाली छोड़ दो, और जो बीच वाली है इनका टोटल करो, 6 हो गया, डिवाइड करो 2 से, तो 3 क्या आ जाएगा इसका, मीडियन आ जाएगा। ठीक है। तो मिडल मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट दैट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो हो जाएगा मीडियन। तो तीनों चीजें हमने कर ली, मीन, मीडियन और मोड। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटीज, या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये किस किस माध्यम से होगा, तो रेंज, ये आपको नाम नाम इसमें याद करने हैं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो आपसे यही पूछता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में या फिर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में कौन से मेथड्स इसमें यूज होते हैं और कौन सा नहीं होता। ठीक है। तो नाम इसमें याद रखने हैं आपको, तो रेंज, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका ये साइन भी होता है, फिर वेरिएंस और इंटर क्वार्टाइल
रेंज। तो ये इसके टाइप्स हैं और मेथड्स भी इसके यही। फिर अगले छोटा सा टॉपिक आता है अगला एक, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा पहले, कि जैसे मान लिया किसी पॉपुलेशन में से पहले टोटल पॉपुलेशन थी 100 की। उस 100 में से आपने क्या किया, 10 का सैंपल ले लिया। जो पॉपुलेशन एंड सैंपल हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन होती है पूरी की पूरी जनसंख्या, जिसके ऊपर आपको लास्ट में निष्कर्ष देना है। और सैंपल होता है जिसके आप ऊपर अध्ययन करोगे, जिसको आप प्रैक्टिकली, जिसकी रिसर्च करोगे जिसके ऊपर। ठीक है। तो इन सैंपल के ऊपर रिसर्च जब हम करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन को उसमें जनरलाइज रिजल्ट कर देते हैं। तो ये सैंपल ले लिया आपने 10 का। तो इन 10 का जो एवरेज आएगा या फिर जो मीन आएगा, वो इस जो 100 का मीन आता उससे थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगा। मान लिया इसका मीन आता 50, या फिर एवरेज आता है इसका 50 और इसका आया 5, 10 का लिया तो। फिर आपने क्या किया, थोड़ी सा जो नंबर है सैंपल का वो बढ़ा दिया। अब आपने कितने ले लिए सैंपल में, 20। तो 20 लेने के बाद जो मीन आया, मान लो 10 आया। तो पहले जो 5 था मीन, उससे अब वो ज्यादा दूर था 50 की वैल्यू से। और अब जो संख्या बढ़ा दी है सैंपल की, तो अब जो नया मीन आया है वो 50 के थोड़ा सा और नजदीक है। और जैसे ही हम सैंपल साइज और इंक्रीज कर देंगे, तो ये जो नया मीन आएगा, मान लिया 15 आया, तो ये जो एक्चुअल मीन है या फिर पूरी पॉपुलेशन का जो मीन है, ये और नजदीक उसके पहुंचता जाएगा। यानी कि जितना सैंपल का साइज हम इंक्रीज करते जाएंगे, उतना जो मीन है सैंपल का, वो पॉपुलेशन के मीन से उतना नजदीक चला जाता जाएगा। तो यही है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। कि द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इज ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट्स दैट एज ए सैंपल साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा, द मीन ऑफ द सैंपल will more closely resemble the mean of the population। फिर इसके बाद आता है मीन ऑफ मीन्स, कि जो आपने एवरेज लिया है या फिर मीन निकाला है, उसका भी मीन निकालना। दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 टोटल पॉपुलेशन थी। एक सैंपल लिया आपने कि जिसमें 1 से 10 लोग लिए। फिर दूसरा ये से S1 है, ये अगला 10 का S2 है, और ये अगले 10 का S3 है। 3 सैंपल आपने इस पॉपुलेशन में से ले लिए। तीनों का आपने मीन निकाला। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये पहले सैंपल का मीन हो गया, ये दूसरे सैंपल का मीन, और ये तीसरे सैंपल का मीन। तो अलग अलग मीन तो इनका निकल गया। लेकिन अब इन तीनों मीन का भी एक मीन निकालना, यानी कि इन तीनों को ऐड करें हम, X1, X2 और X3, और डिवाइड में 3 करें, ये हो जाएगा मीन ऑफ मीन्स। द मीन ऑफ मीन्स इज द मीन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ सेवरल सैंपल्स, की जो अलग अलग सैंपल्स हैं, अब उनका मीन ये निकालेंगे इसमें। इट इज ए सिंगल वैल्यू दैट कैन हेल्प समराइज ए लॉट ऑफ डेटा। इट फॉलोज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो इसमें लार्ज डेटा को भी क्या कर सकते हैं, समराइज इसमें वैल्यू कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होगा, यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस, जिसमें प्रेडिक्शन बनाएंगे, अनुमान लगाएंगे, और इन्फेरेंसेस अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। कि जो सैंपल लिया है डेटा का, उसके आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में क्या लगा लेंगे, अनुमान लगा लेंगे। इसके 3 मेथड्स हैं। पहला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें आप किसी भी थ्योरी को वेरीफाई करेंगे। फिर दूसरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यू, कि जो वैल्यू आई है उसकी वो कितनी एक्यूरेट है। फिर तीसरा है रिग्रेशन एनालिसिस, कि जिसमें आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पता करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। कि पहला है जैसे एस्टिमेटिंग 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 द ओपिनियंस ऑफ एन एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन ए सर्वे ऑफ 500 पीपल इन ए सिटी। कि एक शहर में 500 लोग रहते हैं, उनका आपने सर्वे किया, और उसके हिसाब से आप पूरे देश का एक एस्टिमेट बता सको कि लोगों का क्या ओपिनियन है किसी चीज के बारे में। या फिर टेस्टिंग ए ड्रग ऑन 100 पेशेंट एंड प्रेडिक्टिंग इट्स इफेक्ट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन, कि 100 लोगों के
100 मरीजों के ऊपर आपने किसी दवाई को टेस्ट किया, और अब आप उसके हिसाब से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन में इस दवाई का क्या रिजल्ट रहेगा, ये अनुमान लगा रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, तो डिसीजन मेकिंग इसमें आसान हो जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी हो, क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन को टारगेट करना, उनका डाटा कलेक्ट करना, ये आसान नहीं है। लेकिन एक उसमें से एक सैंपल निकाल लिया और स्टैटिक्स के हिसाब से उसका रिसर्च कर ली, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। प्रिडिक्शन, जो इंफेरेंशियल स्टैटिक्स थी, वो प्रिडिक्शन में हेल्प करती है। मौसम की जानकारी देनी हो, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना हो, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये तीन इसके महत्व हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो ये था आपका टॉपिक। अब इसी से रिलेटेड ये एक पीवाईक्यू है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आया है, आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, या फिर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मीन, मीडियन, मोड, ये थे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। तो उनको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो मीडियन एक्सक्लूड हो गया, और क्वार्टाइल हमने देखा नहीं था, तो इसमें आ जाएगा अब, सॉरी, क्वार्टाइल आएगा। तो मीडियन ही नहीं है बस, क्योंकि मीन, मीडियन और मोड ये सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए आते हैं। तो अकेला इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि मीन डेविएशन लिखा है, ये मीन नहीं है। ठीक है, अगर अकेला मीन लिखा होता है सेंट्रल टेंडेंसी में आता, लेकिन ये है मीन डेविएशन, तो डिस्पर्जन को मापने के लिए ये आता है। तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और क्वार्टाइल। तो ए, सी, डी और ई, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी भी पीवाईक्यू है इसके, वो एप्लीकेशन में जाके आप फ्री पीवाईक्यू वाले सेक्शन में लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को